नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चर्चा अपने चल रही थी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 पाठ नंबर 1 की। लंबा पाठ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपके लिए सारी लिखी हुई है। आज इस चर्चा में, इस पाठ में, इस क्लास में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आमेर का कछवा वंश और इसके प्रमुख शासक। कछवाहा कह दूं, चाहे मैं कुशवाहा कह दूं या कश्यप कह दूं, ठीक है ना। इसको हम कुशवाहा भी बोल सकते हैं, कश्यप भी बोल सकते हैं। राजवंश है आमेर का, है कछवा वंश, कुशवाहा कश्यप। क्यों कहते हैं कुशवाहा, क्यों कहते हैं कश्यप, क्यों कहते हैं कछवाहा? भगवान पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज। देखो, कछवाहा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के बड़े बेटे कुश से मानते हैं। ये कह रहे हैं कि हम भगवान राम जी के बड़े बेटे कुश के वंशज है, इसलिए ये अपने नाम के आगे कछवाहा शब्द लगाते हैं भाई। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण कूर्म वंशीय कहलाए, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण कह रहा है कि कूर्म नामक रघुवंशी शासक था और इसकी संतान होने के कारण इनको कूर्म वंशीय शासक कहते हैं, कूर्म वंशीय। साधारण भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। देखो, भगवान राम के पुत्र कुश और लव को साथ में लेकर के सीता माता जो थे वो नरवर के जंगलों में रहते हैं और वहीं पर ये लव और कुश बड़े होते हैं, यहीं पर रहते हैं। इसी वंश में कहते हैं कि एक व्यक्ति राजा हुए थे सोडा सिंह। भगवान राम के बेटों के वंशज थे सोडा सिंह, कुश के वंशज थे सोडा सिंह। और सोडा सिंह नरवर के राजा थे, नरवर के राजा थे। कहते हैं सोडा सिंह का शासन नरवर से चल रहा था, उसमें वहां की सोलंकी जाति के लोगों ने सोडा सिंह पर आक्रमण कर दिया। सोडा सिंह के संतान थी दुल्ले राय या धोड़ा राय या तेज करण। कहते हैं धोड़ा राय को सोडा सिंह ने वहां से भेज दिया था। धोड़ा राय वहां से चला और दौसा आ गया भाई, और दौसा में आकर के दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया और यहाँ पर शासन उस समय चला था मीणा राजवंश का। मीणाओं को पराजित किया और खुद यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखो, दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। और दूसरी विशेष बात, दौसा के नजदीक लालसोट की राजकुमारी से विवाह भी इन्होंने किया था, ठीक है ना। लालसोट दौसा में है और लालसोट की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था। आगे देखो, 1137 की बात है, दुल्ले राय की बात है या तेजकरण की बात है या धोड़ा राय की बात है। कह रहे 1137 में दुल्ले राय ने बड़गुज्जरों को हराकर डुंडाड़ क्षेत्र को अपनी नवीन, डुंडाड़ क्षेत्र में अपना नवीन राज्य स्थापित कर लिया। देखो, डुंडाड़ क्षेत्र में मुख्यतः आया करता था रामगढ़, ठीक है ना, रामगढ़ या दौसा के आसपास का, या फिर मैं कहूँ कि जयपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र। डुंडाड़ क्षेत्र में बड़गुज्जर थे, मीणा थे, इनको पराजित किया और इन लोगों को पराजित करके यहाँ पर अपना नया राज्य स्थापित कर दिया था 1137 में। दुल्ले राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को पराजित किया, ये लो, और जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये पहली राजधानी दौसा थी और ये जमुआ रामगढ़ जो थी वो इनकी दूसरी राजधानी बनी थी, ठीक है ना। जमुआ रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया। और विशेष बात, इस दुल्ले राय ने है ना यहाँ पर जमुआई माता का मंदिर भी बनवाया, जमुआई माता का मंदिर भी बनवाया। और जमुआई माता जो है वो कछवाहा वंश की कुल देवी है, कछवाहा शासकों की कुल देवी है जमुआई माता। आगे देखो, 1237 दुल्ले राय के पोते हैं कोकिल देव। 1207 में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को पराजित किया और आमेर को अपनी राजधानी, ये कछवाहा वंश की तीसरी राजधानी आ गई आमेर। कछवाहा वंश की तीसरी राजधानी कौन सी आ गई आपकी? आमेर आ गई थी भाई, ठीक है ना। अब बात करें राजा बहारमल की। देखो भी, इस कड़ी में जब हम चलते जाएं ना, तो बहारमल से पहले पृथ्वीराज कछवा शासक आए थे और पृथ्वीराज कछवा वो राजा थे जिन्होंने राणा सांगा का खानवा के युद्ध में सहयोग किया था, साथ दिया था भाई।
खानवा का युद्ध जब राणा सांगा कर रहे थे ना, खानवा भरतपुर का युद्ध है ये, रूपवास भरतपुर का, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा या संग्राम सिंह ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था अपने लिए, पाती पर्वण की भूमिका। हालांकि वैसे तो चलाया जा रहा था लेकिन बड़े लेवल पे अभी हुआ था। पाती पर्वण की भूमिका में सांगा ने अपने मित्रों रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था कि आप आओ मेरी सहायता करो। इसी कड़ी में कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवा आमेर के जो राजा थे, पृथ्वीराज कछवा, वो आए थे राणा सांगा का साथ देने के लिए। ठीक है ना। पृथ्वीराज कछवा के बाद की जब हम बात कर रहे हैं 1547 से 73, बारमल आमेर के राजा बने थे। और बारमल राजपुताने के वो प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने बारमल को राजा की उपाधि प्रदान की, अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की, मनसब भी तैयार किया था इनके लिए। ठीक है ना। तो देखो, बारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था बारमल। दूसरी बात, अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अब देखना, अकबर अजमेर की जियारत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने के लिए अकबर जो थे वो अजमेर आए थे। ठीक है ना। कहते हैं अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया। जब अजमेर से अकबर वापिस लौट रहा है ना, तब क्या बात हो रही है देखो। अजमेर से लौटते समय सांबर, ये लो सांबर में बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, जिसे कालांतर में मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता है। हरखाबाई को मरियम उज्जमानी नाम दिया है भाई। ठीक है ना। आगे देखो, का विवाह अकबर के साथ में हुआ था। अब बारमल की बेटी हरखा, अकबर और हरखा जो थे ना, हरखाबाई या हम जोधाबाई भी कह सकते हैं इनको, अकबर जोधा, इन दोनों का बेटा है ना जहांगीर हुआ, सलीम। हम क्या कहते हैं इनको, सलीम, जो जहांगीर नाम से राजा बने थे। ये जहांगीर हरखाबाई का बेटा था भाई। जहांगीर जो थे वो हरखाबाई के बेटे थे। अब बारमल जो है ना, बारमल का बेटा भगवान दास राजा बना। 1573 में बारमल की मृत्यु हुई और बारमल की मृत्यु के बाद में राजा बने थे यहाँ पर भगवान दास या भगवंत दास राजा बने थे भाई। देखो, भगवंत दास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, भगवंत दास राजा बन गए 1573 में, आमेर के राजा बने 1585 में। अब फिर उसी कड़ी की बात हो रही है, उसी प्रकार की बात हो रही है। 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। आगे खुसरो मानबाई वह जहांगीर का बेटा था। ठीक है ना। खुसरो जो था वो मानबाई और जहांगीर। देखो, जहांगीर किसका बेटा, अकबर और हरखा का। और मानबाई है भगवंत दास की बेटी, मान सिंह की बहन। इसकी शादी जहांगीर के साथ में होगी। जहांगीर और मानबाई का बेटा खुसरो हुआ। 1589 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। आगे भगवान दास का बेटा 1589 से 1614 तक शासन करेगा, 1589 से 1614। देखो, 1547 से 1573 बारमल, 1573 से 1589 तक का शासनकाल भगवंत दास का या भगवान दास का, 1589 से 1614 तक मानसिंह का शासनकाल। मानसिंह के बाद में भाव सिंह राजा बनेंगे और भाव सिंह के बाद में 1621 से लेकर के 1667 मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल आएगा। चर्चा हम कर रहे हैं, देखो किस रूप में, मानसिंह की बात हम कर रहे हैं भाई। ठीक है ना। मानसिंह की बात कर रहे हैं। देखो, मानसिंह ने अकबर एवं जहांगीर दो मुगलों के काल में शासन किया था। 1573 की बात है। मानसिंह प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था। पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। 4 लोगों को भेजा था 4 बार। पहली बार जलाल खां कोरची, दूसरी बार मानसिंह, तीसरी बार मानसिंह के पिता भगवंत दास और चौथी बार आए टोडरमल जी। 4 लोग मानसिंह को समझाने के लिए आए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे। और ये 4 लोग जब आ रहे हैं ना, इनमें दूसरे नंबर पर जो आने वाला था ना, वो मानसिंह था। तो ये कह रहे हैं कि 1573 में मानसिंह प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर आया था। मानसिंह और प्रताप की बात सेट बैठी नहीं, और बात सेट बैठी नहीं, मानसिंह नाराज होकर के यहां से चले गए थे। बात सेट नहीं बैठने का रीजन ये था कि मानसिंह जब आया ना,
मानसिंह एक एज ए सेनापति या एक एज ए राजकुमार के हिसाब से आया था, राजा नहीं थे मानसिंह उस समय तक, क्यों मानसिंह राजा तो 1589 में बनेंगे, 1589 में बनेंगे। एक विशेष बात ये होती थी कि आज भी है कि जो व्यक्ति जिस ओहदे का आया है उसी ओहदे के व्यक्ति को सामने मान सम्मान के लिए भेजा जाता था। मानसिंह जब आए ना, तब मानसिंह के मान सम्मान के लिए या मानसिंह के आदर सत्कार के लिए या आवभगत के लिए या स्वागत के लिए महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था। उससे मानसिंह नाराज हो गया। मानसिंह चाहता था कि महाराणा प्रताप खुद आए, लेकिन वो जगह वहां पर बेली थी भाई, महाराणा प्रताप गए नहीं, अमर सिंह गए। मानसिंह नाराज होकर के धमकी देके निकलने की कोशिश की। तब महाराणा प्रताप जाकर के मानसिंह को थोड़ा सेट करते हैं। और बात क्या होती है देखो, 1576 में बस उसी नाराजगी की वजह से मानसिंह 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करता है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना लेकर के आता है। महाराणा प्रताप जी ने 18 जून 1576 को हुए इस युद्ध में मुगल सेना जो मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में आई थी, इनको पराजित किया था। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। नवरत्न है ये भाई, अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था भाई। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, बेटे की उपाधि दी थी, फरजंद बेटे की उपाधि दी थी भाई। नई लाइन में देखो भैया, (1589) में मानसिंह बिहार का सूबेदार था। 1589 में मानसिंह कहां के सूबेदार बने? बिहार के सूबेदार बने थे, ठीक है ना। 1589 में आमेर के शासक भी बने थे, इसी वर्ष तो आमेर के राजा बने थे ये। जब बिहार के सूबेदार है ना, बिहार की सूबेदारी के बाद में बंगाल की सूबेदारी भी मानसिंह को मिलेगी। 3 सूबेदारियां मानसिंह को मिली थी मूलतः, पहली काबुल की सूबेदारी, दूसरी बिहार की सूबेदारी, तीसरी बंगाल की सूबेदारी। जब मानसिंह को बिहार की सूबेदारी मिली है ना, इसमें मानसिंह ने बिहार में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। और जब बंगाल की सूबेदारी मिली ना, बंगाल में अकबर नगर की स्थापना करी थी मानसिंह ने। आगे देखो, 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। एलिचपुर जो है ये महाराष्ट्र का है भैया, महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। आगे देखो, मानसिंह के समय मुरारीदान के नाम, मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखी भाई? ये लिखी भैया किसने? ये लिखी आपकी जगन्नाथ ने, और मान प्रकाश मुरारीदान ने। मुरारीदान मान प्रकाश, मुरारीदान मान प्रकाश, जगन्नाथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये किताबें इन्होंने लिखी थी। आगे देखो, मानसिंह के समय ही रानी कनकावती ने, ये कनकावती शब्द लिखा हुआ है, मानसिंह की पत्नी थी कनकावती। और कनकावती जो है ना, ये क्या करती ने, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में ये मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर दुर्ग के नजदीक बिल्कुल जड़ में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर, आमेर दुर्ग के निकट का मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर मानसिंह की पत्नी ने, कनकावती ने बनवाया। क्यों बनवाया भाई साहब? 1594 से लेकर के 1606 तक कहते हैं कि मानसिंह के पास में एक सूबेदारी मिली हुई थी मानसिंह को। 1594 में सूबेदारी मिली थी मानसिंह को, 1606 तक मिली ये सूबेदारी। इस सूबेदारी में कहते हैं मानसिंह बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था। कहते हैं इस सूबेदारी के दौरान मानसिंह के 3 बेटे, एक हिम्मत सिंह, एक दुर्जन सिंह, एक जगत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए या मृत्यु को प्राप्त हुए थे भाई। 3 बेटे मानसिंह के मरे थे। तब जगत सिंह जो था ना, जगत सिंह की मां थी कनकावती। कहते हैं कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, और इस मंदिर में श्री कृष्ण की वो प्रतिमा रखी हुई थी, काली प्रतिमा, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मीराबाई वाली ये प्रतिमा थी भाई साहब, ठीक है ना। आगे देखो भाई, एक और विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मानसिंह जब बंगाल की सूबेदारी में है ना, उसमें पूर्वी बंगाल का राजा, वर्तमान का बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल के राजा उसमें हुआ करते थे केदार। कहते हैं मानसिंह केदार को पराजित करते हैं, और शिला माता की प्रतिमा है ना, शिला माता, शिला माता का वर्तमान में मंदिर है ना, अन्नपूर्णा माता कहते हैं इनको, शिला माता को कहते हैं। शिला माता की प्रतिमा लाए थे और आमेर दुर्ग में स्थापित करवाई थी। शिला माता के मंदिर में चरणामृत में शराब पिलाई जाती है।
शिला माता को आमेर के कछवा वंश की आराध्य देवी मानते हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे अपने मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह देखो भाई, मानसिंह के बेटे हैं। 1621 से 1667 अभी पीछे बता के भी आ चुका हूं मैं। 1621 में 11 साल का था, 1610 में जन्म हुआ था इनका। 1621 में ये 11 साल के थे और जयसिंह आमेर के शासक बने थे। क्यों? इनसे पहले इनके भाई भाव सिंह राजा बने थे। भाव सिंह की असामयिक भाव सिंह का निधन हो गया और उनके छोटे भाई मिर्जा राजा जयसिंह को राजा बनाया गया था। जयसिंह ने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी या इनके समकालीन रहे थे। 1630 में जयसिंह ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था, ठीक है ना। खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था। आगे 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी भाई 1637 में। आगे 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी भाई, ठीक है ना। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। आगे देखो, बिहारी इनके दरबारी कवि थे। बिहारी इनके दरबारी कवि थे और बिहारी ने किताब लिखी बिहारी सतसई। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, उसी प्रकार बिहारी की बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है। बिहारी का बिहारी सतसई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। आगे देखो, स्वई जयसिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। 1700 से 1743 औरंगजेब ने इनको क्या उपाधि दी थी? स्वई जयसिंह की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इनको स्वई जयसिंह की उपाधि दी थी। आगे देखो, क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर स्वाया था, ठीक है ना। पहले का जो मिर्जा राजा जयसिंह देख के आए हैं ना, अभी कहते हैं उनसे आगे थे ये, इसलिए सवाई जयसिंह, सवाया जयसिंह कहा था इनको, ठीक है ना। 1700 में आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और इसके बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम लड़े थे। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम में जब जम के लड़ाई हुई ना, दोनों भाई लड़ रहे हैं। देखो, मुगलों में उत्तराधिकारी युद्ध बहुत भयंकर हुए हैं भाई, चाहे तो वो औरंगजेब अपने भाइयों के साथ में लड़ाओ, चाहे औरंगजेब के बेटे लड़ रहे हो। औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम जब लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ना, उस समय भी कंडीशन क्या हुई है देखो जरा। ये आजम और मुअज्जम लड़ रहे हैं ना, तो स्वई जयसिंह है ना, ये आजम का पक्ष लेता है, लेकिन जीतता मुअज्जम है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। इसने राजा बनते ही स्वई जयसिंह के ठोकर मार दी और कहा कि आप जाओ यहाँ से। कहते हैं स्वई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को इन्होंने राजा बना दिया, ठीक है ना। बहादुर शाह नाम से राजा बना और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया, ठीक है ना। कहते हैं इन्होंने स्वई जयसिंह के भाई विजय सिंह को शासक घोषित किया था। उसमें स्वई जयसिंह जाता है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास में, वहां पर देबारी का समझौता होता है 1708 का। देबारी के समझौते के तहत स्वई जयसिंह जो है वो पुनः राजा बनते हैं। देखो आगे क्या हुआ। देखो, जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को ये हुरडा सम्मेलन हुआ राजपूत राजाओं का भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था राजपूतों का। सारे राजपूत इकट्ठे हुए थे। क्यों हुए थे? इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि मराठों की शक्ति जो है बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन, और जब जब मराठों की ताकत बढ़ती जा रही है, ये आमेर वाले है ना, या फिर राजपूत वंश के जो शासक है वो कमजोर होते जा रहे थे भाई। देखो, 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन हुआ, आयोजित किया गया। 1725 में स्वई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी। स्वई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम रखा बोलो जरा? जीज मोहम्मद शाही नाम रखा था भाई। आगे उसने जयसिंह कारिका नाम ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। स्वई जयसिंह ने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना
की थी भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखना जयसिंह ने क्या क्या किया है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में ये शौर वेदशालाएं बनवाई थी, शौर वेदशाला। और ये जो वेदशाला बनी है ना, पहली दिल्ली में और सबसे बड़ी जयपुर में। जयपुर की वेदशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जंतर मंतर कहा जाता है। आगे जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे यह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अरे भाई वाह, अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुंभाणी राजपूतों ने इनके घोड़े को पकड़ा था, युद्ध हुआ था कुंभाणियों का इनके साथ में, ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में भाई, जयगढ़ में देखो, जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया था, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप थी उस समय की। एक बार चलाया गया था, चाकसू में गोला गिरा था, तालाब बन गया था चाकसू में, इतना बड़ा तोप था ये। आगे बात आ जाती है भाई साहब जैसलमेर के भाटी राजवंश एवं इसके प्रतापी शासक। देखो भाई, जैसलमेर के भाटी राजपूत, जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित मानता है भाई। जैसलमेर के शासक जो है ना, वो कहते हैं कि हम चंद्रवंशी यादव है, यादवों से उत्पत्ति है हमारी, ठीक है ना। अपना संबंध श्री कृष्ण से, यादव भी अपना संबंध कृष्ण से मानते हैं और भाटी भी अपना संबंध कृष्ण से मानते हैं, ठीक है ना। विजय राज के शासन काल से भाटियों को नियमित इतिहास मिलता है भाटियों का। आगे देखो, विजय राज का पुत्र भोज हुआ था, वह गोरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। विजय राज का पुत्र भोज हुआ, ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई भाई। अब जैसल भाटी है जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी, जैसल भाटी हुए थे, इन्होंने जैसलमेर की नींव रखी थी। और जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है भाई साहब। 1550 ईस्वी की बात है, 1550 ईस्वी की बात है। जैसलमेर के राजा हुआ करते थे राव लूणकरण, और आमिर अली थे कंधार के शासक। आमिर अली ने धोखे से यहाँ पर आक्रमण किया था। आमिर अली ने आक्रमण तो कर लिया लेकिन जीत नहीं पाया था। ये राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त अवश्य हो गए, लेकिन भाटियों ने किला नहीं जाने दिया, आमिर अली को जीतने नहीं दिया। केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, 2.5 शाखा या आधा शाखा हुआ था ये, ठीक है ना। ये आधा शाखा हुआ था 1550 का। आगे देखो नई लाइन में, देखो जैसलमेर, पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ। ये पहले शाखे की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, ये एक ही लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा शाखा रावल दुद्दा के समय हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। रावल दुद्दा, पहला मूलराज, दूसरा रावल दुद्दा, तीसरा राव लूणकरण, आधा शाखा। तीसरा अर्ध शाखा था, 1550 में हुआ। बात बताइए अभी, जब जैसलमेर के शासक राव लूणकरण ने कंधार के शासक आमिर अली को शरण दी थी। ये शरणार्थी है, उस शरणार्थी ने धोखे से जैसलमेर को हड़पने की कोशिश की थी। आमिर अली ने विश्वासघात किया था। मैं बता के आया हूं अभी कि आमिर अली ने विश्वासघात किया था, लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लूणकरण जी यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे भाई, लेकिन अंतिम रूप से भाटी जो थे ना, वो विजयी रहे थे भाई। अंतिम रूप से जीत भाटियों की हुई और अतः जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध शाखा कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार 1570 में राय भाटी ने, देखना, अकबर की अधीनता स्वीकार करी। ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला भाटी राजा कौन था? तो वो हर्राय भाटी थे भाई। हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे देखो, और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिए थे। भाटी वंश का अंतिम शासक ज्वार सिंह था भाई, ज्वार सिंह अंतिम शासक हुए थे भाई। आगे आते हैं भी भरतपुर के जाट वंश। देखो भी भरतपुर के जाट शासकों की बात करें, कौन कौन से हैं देखो। पहली बात, जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासन काल में हुआ था।
औरंगजेब से पहले इनकी राजनीतिक सत्ता जो थी वो मजबूत नहीं थी। जब औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ तब धीरे धीरे इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता जो थी ना वो हथियाना शुरू कर दी थी। 1669 में मथुरा के पास जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जाटों ने अपने नेता गोकुल, बहुत मजबूत नेता थे, गोकुल को मार दिया गया, लेकिन उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा, राजा राम जाट ने, ठीक है ना। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया था। आगे देखो, चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। चूड़ामन आगे, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा में के मुगल इलाकों से पर में दावे बोलकर इनकी शक्ति को झकझोर कर दिया था। चूड़ामन बहुत मजबूत राजा थे भाई। चूड़ामन है, खेमकर्ण है, ज्वार सिंह है, मजबूत राजा हुए थे सारे के सारे। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। काफी हद तक तो दमन कर दिया था इन्होंने चूड़ामन का, लेकिन पूर्ण तरीके से बिशन सिंह इनको समाप्त नहीं कर पाए थे। इतनी बड़ी सेना थी बिशन सिंह की, फिर भी पूर्ण तरीके से वो समाप्त नहीं कर पाए थे भाई। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। चूड़ामन ने किला बना लिया था थून नामक स्थान पर भरतपुर के, और यहां से अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया था। आगे देखो, बदन सिंह। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी थी। जयसिंह ने जागीरें भी प्रदान की थी। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहां पर एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया, सुंदर जल महल भी बनवाए और बाग बगीचे लगवाए। आगे देखना, डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसे जाट कछवा मित्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 में डीग में उसकी मृत्यु हो गई। आगे सूरजमल जाट, महाराजा सूरजमल। देखो भी, महाराजा सूरजमल की जब हम बात करें, महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर की में नींव का गढ़, भरतपुर में नवीन गढ़ बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया था। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था भाई। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गए थे, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया था। सदाशिवराव भाऊ। आगे देखो, पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी थी। पानीपत की पराजय के बाद मराठों ने सूरजमल को शरण और सहायता दी थी। 1763 में रोहिला विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु होगी। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु का पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ एक बड़ा उदाहरण है। आगे देखो, सूरजमल के बारे में कलिकानंदन कानूनगो ने लिखा है। क्या लिखा है? उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस और चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। कि ये अपनी जाति के सभी गुण, सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण थे, शक्तियां थी, ठीक है, और साहस और चतुराई भी थी। इसलिए सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते हैं, जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का मुखिया कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, करौली का यादव वंश। अब छोटे छोटे राजवंश है, अभी 5-5, 10-10 लाइन के राजवंश है। करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानते हैं भाई, और श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। बाटी भी स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं और ये भी स्वयं को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं भाई। समझ में आ गई होगी बात। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई, ठीक है ना। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था, बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। कल्याणपुर वर्तमान में करौली है भाई।
आगे देखो नई लाइन में, धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया। करौली को पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय धर्मपाल द्वितीय को, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि करौली को पहली बार राजधानी किसने बनाया? धर्मपाल द्वितीय ने। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया था, मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। आगे महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखना, डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। 1.5 वर्ष विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का राजा बनाया गया था। तो ये चर्चा थी अपने इस चैप्टर की। आज तक के लिए अपने इतना ही। फिर से नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, नए पार्ट के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।